हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको कक्षा 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में आपको बता भी चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भेज भी चुके हैं कि कोयला के बारे में, आधात्मिक खनिज कोयला किसे कहते हैं, कोयला कौन सा जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद कोयले का वर्गीकरण के बारे में आपको बताया। ठीक इसके बाद आपको पेट्रोलियम के बारे में बताया गया कि यह भी एक प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है। यह जो है करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर उथल हुआ था तो इन्हीं के दब जाने के कारण से धरती के अंदर से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। ये आपका अध्याय 5 पूरा हो गया था। आज हम आपको अध्याय 5 का एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के प्रश्नोत्तर के बारे में बताएंगे जो अध्याय 5 में है। पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पीय टाइप का हम देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें जो है कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पीय। पहला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अक्षय पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। लिखेंगे निम्नलिखित में से में से कौन सा, ध्यान देंगे, खनिज, कौन सा खनिज अक्षय पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है, ध्यान में कुछ मार्ग लगा है। प्रश्न क्या रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अक्षय पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। इसमें जो ऑप्शन दिया आपका है वो नंबर 1 है कोयला, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा आपका है सोना और चौथा आपका है जस्ता। ये 4 ऑप्शन है। चारों में से देखेंगे बॉक्साइट आपका सही है। क्या है? बॉक्साइट सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो है झारखंड में स्थित, दूसरा प्रश्न आपका झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है।
अग्रणी उत्पादक है। ध्यान देंगे, इसमें बॉक्साइट फर्स्ट, बॉक्साइट सेकंड है अभ्रक, थर्ड है आपका लौह अयस्क, लौह अयस्क, चौथा आपका है तांबा। ध्यान देंगे, चौथा आपका क्या है? तांबा। ठीक है, तो कह रहा है झारखंड में स्थित कोडरमा है। कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो हम आपको बताए थे अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम जब बता रहा था मैं, तो आपको कोडरमा का नाम दिया था कि कोडरमा में, झारखंड के कोडरमा में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो अभ्रक इसमें सही है, आप लोग सही का निशान इस पे लगाओगे। तीसरा प्रश्न जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टानों के ध्यान देंगे, निम्नलिखित तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। क्वेश्चन मार्क लगा है। इसमें जो ऑप्शन है आपका, खनिज तेल यूरेनियम थोरियम, पहला है खनिज तेल यूरेनियम, तीसरा है थोरियम, और चौथा है कोयला। क्या है? कोयला। नहीं सॉरी, गलत हो गया ऑप्शन, इसका ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है। इसका ऑप्शन जो है तलछटी चट्टानें या अन्य चट्टानें हैं, ये है तलछटी चट्टानें, सेकंड है आग्नेय चट्टानें, तीसरा है कायांतरिक चट्टानें, और चौथा जो आपका है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, कारण निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो ध्यान देंगे, तलछटी चट्टानों में तलछटी चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो
75 की चट्टानें सही है, इसमें सही का निशान लगाओगे। चौथा प्रश्न जो है ध्यान देंगे आपका, चौथा जो है मोनाजाइट से रेत में, प्रश्न है मोनाजाइट रेत, क्या है मोनाजाइट रेत में, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ, कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, पाया जाता है। इसमें ऑप्शन है जो भी मैं बता रहा था आपको कि ये है, इसमें खनिज तेल है, यूरेनियम है, थोरियम है, खनिज तेल, सेकेंड है यूरेनियम, तीसरा है थोरियम, चौथा जो आपका है वो चौथा आपका जो है कोयला। कोयला भैया देखेंगे कि खनिज तेल, देखेंगे मोनाजाइट रेत में, मोनाजाइट ध्यान देंगे, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम जैसा खनिज पदार्थ पाया जाता है। यह विकल्प सही है, इसके सामने से लो सही का निशान लगाएंगे। जैसे कि दूसरा प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न में है लौह और अलोह खनिज। तो सबसे पहले हमें लौह खनिज के बारे में बताना है कि लौह खनिज क्या है। ठीक है, वे खनिज पदार्थ जिसमें लौह धातु, अर्थात वे खनिज पदार्थ जिसमें लौह अंश की मात्रा पाई जाती है उनको हम लौह खनिज पदार्थ कहते हैं। या कहेंगे वे खनिज पदार्थ जिसमें लौह धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है उनको हम लौह खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे ऐसे क्या है, कोबाल्ट, ये सब लौह खनिज धातु के उदाहरण हैं। कोबाल्ट है, निकिल है आदि। पुनः समझोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में जो दिया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन में लिखते हैं। लगभग 30 शब्दों के अंतर्गत इसका आंसर देना होता है। तो सबसे पहले हमें लौह धातु और अलोह खनिज, लौह और अलोह खनिज पूछा है। तो लौह खनिज के बारे में बताना है कि वे खनिज पदार्थ जिसमें लौह अंश, जिन खनिज पदार्थों में लौह अंश की मात्रा अर्थात लोहे की मात्रा पाई जाती है उनको हम लौह धातु कहते हैं। जैसे अयस्क है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये सब में लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इनको हम लौह खनिज कहते हैं। इसके बाद अलोह खनिज। अलोह खनिज कहते क्या है? जिन खनिज पदार्थों में लौह धातु के अंश, जिन खनिज पदार्थों में लौह धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उनको हम अलोह खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए अलोह खनिज, इसको हम लिखेंगे, देख लेंगे लौह खनिज के उदाहरण। और अलोह में हमने बताया जिन खनिज पदार्थों में लौह धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं अर्थात जिन खनिज पदार्थों में लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं उनको हम अलोह खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे सीसा, चांदी, सोना
ये सब क्या है? ये सब अलौह खनिज पदार्थ है। क्या है? अलौह खनिज पदार्थ है। जस्ता हुआ आपका, इन सब में लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार के खनिज पदार्थों को अलौह खनिज पदार्थ कहा जाता है। और देखो दूसरे का खाद खंड जो आपका है, क्या है? खाद खंड। क्या कह रहा है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधन लिखेंगे इसमें। अब ध्यान देना, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधन क्या क्या है। ऊर्जा के परंपरागत साधन देखो, सबसे पहले हम ये बताएंगे ऊर्जा के परंपरागत साधन क्या है। जैसा कि जानते हो आपको, इसके पहले मैं जब आपको संसाधन विकास के बारे में बता रहा था तो उसमें आपको नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन के बारे में बताया गया था। आपको कुछ भी बताया गया था कि इस ऐसे संसाधन जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है, प्राकृतिक रूप से हमारे धरती के अंदर है, जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद कर लेते हैं, ये सदा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और इनकी मात्रा जो है सीमित है। और गैर परंपरागत साधन क्या है? हमारे बीच में, हमारे सौरमंडल में उपस्थित कुछ ऐसे साधन हैं जो असीम मात्रा में फैले हुए हैं, जिनका एक बार नहीं हजारों बार अपना चक्रण के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इनकी मात्रा असीमित है। ठीक है, ऐसे संसाधनों को नवीनीकरण और संसाधन कहते हैं, और जो एक बार प्रयोग कर लेने के बाद पूरा इन्हें भंडारित नहीं किया जा सकता है, इन्हें अनवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन है। तो जानोगे, मानव पशु ईंधन ऊर्जा के, मानव पशु ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के साधन है। ध्यान दीजिएगा, मानव पशु ईंधन में पेड़ पौधे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। इनके अधिकाधिक प्रयोग से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। अतः इन संसाधनों को हमें विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना चाहिए। परंपरागत संसाधनों को हमें आवश्यकता से अधिक दोहन नहीं करना चाहिए। तीसरा है, उसमें दूसरा है आपका गैर परंपरागत संसाधन। गैर परंपरागत संसाधन ऊर्जा के साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। देखो अब शब्द आ गया इसमें, गैर परंपरागत साधन जो है, ऊर्जा के साधन जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते, लेकिन परंपरागत ऊर्जा के साधन जो है ये वायु को प्रदूषित करते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। जैसे आपको बताएं, पवन ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा, जल से प्राप्त जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत, महासागरों के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा को ज्वार भाटे के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, तो ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा आज गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। अब अगला प्रश्न तीसरा आपका है, वो है खनिज क्या है। ध्यान देंगे, खनिज क्या है इसमें। अभी इसमें तो दूसरा हुआ ना, पहला का था, और दूसरा क्या है, खनिज क्या है। ठीक है,
खनिज क्या है। ठीक है, तो देखेंगे खनिज के बारे में। सबसे पहले हम खनिज के बारे में जानेंगे। खनिज क्या है? खनिज क्या है? दूसरा खनिज क्या है? ध्यान दोगे। खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप में, कहेंगे प्राकृतिक रूप में विद्यमान एक समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। पुनः समझोगे। खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा से लेकर कोमल चूना पत्थर तक सम्मिलित हैं। किसी विशेष खनिज का निर्माण उस समय की भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। इसी के परिणाम स्वरूप खनिजों में विविध प्रकार के रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टल अर्थात विविध प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं। दूसरा इसमें है। तीसरा है आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय तथा तीसरा आग्नेय तथा कायांत्रिक चट्टानों में आग्नेय तथा कायांत्रिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि भी आपको बताया, आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। जानोगे आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण दबाव एवं ताप में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, पुनः समझोगे। आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण दबाव एवं ताप में वृद्धि के कारण होता है। ताप, दाब एवं गैसीय अवस्था में चट्टानों में विद्यमान खनिज तत्व जब तरल व गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो ये दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ऊपर अर्थात भूपृष्ठ, जिसे हम भूप्रवृत्ति बता रहे थे, पृथ्वी के धरातल के ऊपरी परत को भूप्रवृत्ति कहा जाता है, आपको बताया गया था। तो भूप्रवृत्ति के ऊपर आने का प्रयास करते हैं। तो ये आकर दरारों के माध्यम से निक्षेपों के रूप में परत के रूप में इस प्रकार से जमा हो जाते हैं अर्थात जम जाते हैं तथा ऊपर आकर ठंडा होकर जम जाते हैं। और आग्नेय तथा कायांत्रिक चट्टानों में खनिजों के खनिज पदार्थ दरारों, जोड़ों या भंसों या वितरों में पाए जाते हैं। जैसे आपको बताएं, जस्ता है, तांबा है, सीसा है आदि। इस प्रकार के खनिज पदार्थ धरातल के अंदर पाए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।